प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लास में दिल से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा संघ की कार्यपालिका। जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो किस प्रकार भारत में चुने जाते हैं, किस प्रकार भारत में उनकी चुनने की रीतियां, कौन कौन लोग वोट करते हैं और कौन कौन लोग उनको मिलकर के हटा देते हैं अनुच्छेद 61 के माध्यम से। तो भारत के राष्ट्रपति का आज पूरा का पूरा अध्ययन किया जाएगा आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। पहले क्वेश्चन समझिए, जो कार्यपालिका होती है वो संघ की कार्यपालिका लिखा हुआ और राज्य की कार्यपालिका अलग होती है, दोनों में अंतर क्या होता है एक बार ये समझने की कोशिश करना। देखो, संघ की कार्यपालिका में और राज्य की कार्यपालिका में मान्य सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। ये हो जाती है संघ की और ये हो जाती है राज्य की कार्यपालिका। देखिए, जो संघ की कार्यपालिका होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो कार्यपालिका होती है, आप नोट्स बनाते रहना, जो कार्यपालिका होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है स्थायी कार्यपालिका और दूसरा होता है अस्थायी कार्यपालिका, है ना, अस्थायी कार्यपालिका। एक तो होता है स्थायी कार्यपालिका और एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। अब राष्ट्रपति की बात है तो राष्ट्रपति निम्न में से किस कार्यपालिका के अंतर्गत रखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक। तो जो कार्यपालिका होगी वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। जो स्थायी कार्यपालिका होती है उसे समझना, जो आपकी सेंटर के अंतर्गत जितनी भी जॉब होती है, जो आपकी केंद्र के अंतर्गत जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं, वो सब की सब कहां पर आएंगी, स्थायी कार्यपालिका में आएंगी। कार्यपालिका का मतलब देखिए क्या होता है, काम करना। तो जो काम करते हैं केंद्र में वो तो स्थायी भी करते हैं और अस्थायी भी करते हैं, है ना, उनका कुछ कार्यकाल भी होता है और परमानेंट भी काम करते हैं। तो जो केंद्र के अधीन परमानेंट काम करते हैं, जो स्थायी रूप से काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उन सभी व्यक्ति या संस्थाओं को क्या कहा जाता है, संघ की स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, संघ की स्थायी कार्यपालिका। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो स्थायी रूप से काम कर रहे हैं। जैसे आप यूपीएससी के तहत आप भर्ती हो जाते हो, यूपीएससी के तहत आपकी जॉब लग जाती है, या फिर आप एसएससी के तहत, या फिर क्या एसएससी के तहत आपकी जॉब लग जाती है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हो या कुछ भी आप बन जाते हो एसएससी के थ्रू, एमटीएस में भर्ती हो जाते हो, सीएचएसएल में भर्ती हो जाते हो, है ना। तो ये जो नौकरियां होंगी वो सब की सब कैसी होंगी, स्थायी नौकरी होंगी। तो आप क्या कहे जाओगे कि आप स्थायी कार्यपालिका हो। क्यों हो, क्योंकि स्थायी रूप से आप लग चुके हैं वहां पर, है ना, स्थायी रूप से आप काम करते हो। आपको ऐसा नहीं कि 5 साल बाद हटा दिया जाएगा, है ना, या 10 साल बाद आपका निर्वाचन हुआ है, मात्र एसएससी ने आपका निर्वाचन किया 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, और आने वाले 6 साल में आपका इलेक्शन होगा और दोबारा से आप भर्ती हो जाओगे। ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये होता है स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका क्या होगा जी, जितना भी पूरा संसद में मंत्री बैठते हैं वो सब के सब कैसे कहलाते हैं जी, अस्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। अस्थायी में क्या लिख सकते हो आप, सभी केंद्र मंत्री क्या होंगे जी, सभी केंद्रीय मंत्री होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के मंत्री होंगे। जितने भी मंत्री सभी, अब आप समझ लेना कि मंत्री जो भी होगा वो सब कहां पर रखा जाएगा, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति अस्थायी रूप से कार्य करता है, ना कि स्थायी रूप से। आप उसको 5 साल बाद इलेक्शन के माध्यम से हटा सकते हो। यदि वो पद से पहले कोई दिक्कत करता है या असंवैधानिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उस व्यक्ति को आप पद से हटा सकते हो, है ना। तो इसे कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति की बात करें हम, तो राष्ट्रपति जो होगा वो अस्थायी कार्यपालिका में आएगा कि स्थायी कार्यपालिका में आएगा, ध्यान से समझ के बताओ, किस कार्यपालिका में आने चाहिए, अस्थायी कार्यपालिका में आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, अस्थायी कार्यपालिका इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता होगा राष्ट्रपति भी परमानेंट नहीं बैठे, राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं है कि उनकी जॉब लगी राष्ट्रपति के पद पर और राष्ट्रपति का पद का काम कर रहे हैं, वो भी अगले 5 साल में हटाए जा सकते हैं। निर्वाचन होता है बाकायदा, पुनर्निर्वाचन आपने सुना होगा 60 में, है ना, तो बाकायदा उस व्यक्ति का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है।
आने वाले 5 साल में दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कोई और व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की तो सरकारी नौकरी लग गई, वो अब राष्ट्रपति रहेगा। ठीक, तो राष्ट्रपति की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति आज मुख्य टॉपिक होगा, बहुत गहन अध्ययन हम इसका करेंगे। ये याद रखना कि संघ की कार्यपालिका में स्थायी कौन है और अस्थायी कौन है। अच्छा, संघ की तो ये होगी, ये ध्यान रखना कि संघ में जितनी भी केंद्र सरकार की नौकरियां होंगी वो सब के सब स्थायी कार्यपालिका में आएंगी। केंद्र के जितने भी मंत्री होंगे वो सब के सब कहां पर आएंगे, अस्थायी कार्यपालिका में आएंगे। इसी प्रकार राज्य की भी 2 प्रकार की होती है, यही 2 प्रकार की होती है दोनों, स्थायी और अस्थायी। इनमें भी वही अंतर है, सेम टू सेम। देखिए, स्थायी कार्यपालिका में वे सभी सरकारी नौकरी होंगी जो राज्य के अधीन होती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाते हो तो आप उत्तर प्रदेश सरकार की स्थायी कार्यपालिका बन गए। यदि आप उत्तर प्रदेश में मंत्री बन जाते हो, विधायक बन जाते हो, विधानसभा के सदस्य बन जाते हो, विधान परिषद के सदस्य बन जाते हो, तो आप अस्थायी कार्यपालिका हो जाते हो। जैसे राज्यपाल, है ना। तो राज्यपाल, इसमें सबसे उच्च स्थान राज्यपाल का होगा और यहां पर सबसे उच्च स्थान राष्ट्रपति का होगा, इतना ध्यान रखना। तो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आएंगे कि राज्य के अधीन जितने भी सरकारी पद होंगे, राज्य के अधीन जितने भी सरकारी पद होंगे सबके सब कहां पर रखे जाएंगे, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे यूपी पुलिस, है ना, आप यूपी फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती हो जाते हो, यूपी फॉरेस्ट गार्ड में, उत्तर प्रदेश लेखपाल में भर्ती हो जाते हो, तो ये सब के सब कहां पर लिखे जाते हैं जी, आप स्थायी रूप से परमानेंट आप राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाते हो। जैसे अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती होती है उत्तर प्रदेश के अनुसार, तो वो किसके अनुसार आता है जी, सभी उत्तर प्रदेश स्थायी कार्यपालिका में आता है, क्योंकि आप स्थायी रूप से काम करते हो। इसी प्रकार अस्थायी में सभी मंत्री आएंगे, वही वाली बात है, पूरा मंत्रिमंडल होगा किसका, राज्य का, और राज्य में भी किसका जी, विधान मंडल का। जो पूरा विधानमंडल होगा उन सभी का पूरा विधानमंडल कहां पर आएगा जी, आपका अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। इसी के साथ जो भारत के राष्ट्रपति होंगे अब उनके बारे में हम गहन अध्ययन करने का काम करेंगे। संघ समझ में आ गया होगा, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। कार्यपालिका का काम होता है कार्य करना, और कार्य दोनों करते हैं, मंत्री भी करते हैं और आपके स्थायी कार्यपालिका अर्थात सभी सरकारी ड्यूटी वाले भी करते हैं। तो सबसे पहले संघ की कार्यपालिका में सबसे महत्वपूर्ण आदमी का नाम आता है जी राष्ट्रपति। ठीक, अब भारत के राष्ट्रपति का महत्व कहां से लिया जाता है, भारत में राष्ट्रपति का महत्व क्या है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका पद का प्रावधान की यदि बात करें तो पद का प्रावधान कहां से लिया जाता है जी, प्रावधान की बात करें तो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब किसके संविधान से, यूएसए अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान लिया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। इसी के साथ उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति, दोनों के दोनों याद रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद का प्रावधान कहां से लिया जाता है, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। लेकिन अंतर है वहां पर सर्वोच्च, यदि हम राजनीतिक की बात करें, राजनीति में सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में सर्वोच्च कौन होता है जी, आपके प्रिय नेता प्रधानमंत्री। ठीक, कौन होता है जी, प्रधानमंत्री। तो भारत में सर्वोच्च राजनीतिक की दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री, और अपना अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति। अंतर होता है, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया जाता है, प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से लिया जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखना, बड़े ध्यान से समझना। अब राष्ट्रपति पर आते हैं, राष्ट्रपति को रीति पढ़ते हैं, इसकी जरूरत, इसकी ये किस किस प्रकार राष्ट्रपति भारत में आने का काम करते हैं, इनका निर्वाचन से लेकर हर चीज। अब भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनको हम बांट करके पढ़ेंगे कई भागों में। तो जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, देखिए सबसे पहले क्या होगा, प्रावधान की बात होगी, पद का प्रावधान की बात होगी कि राष्ट्रपति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रावधान रखा जाता है। जब प्रावधान हो गया तो राष्ट्रपति को कुछ पावर दे दी जाती है, कुछ शक्ति दे दी जाती है। तो जब ये सारी चीजें होगी तो इसके बाद क्या लिखा जाता है जी,
आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, प्रावधान हो गया। अब आप दिमाग लगाओ, संघ ने सोचा कि राष्ट्रपति का एक प्रावधान होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। अब राष्ट्रपति तो हो गया तो उसका निर्वाचन भी तो होना चाहिए, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात होगी। अब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है तो इसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भी होनी चाहिए कि किस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होंगी। ये सारा लिखते रहना, नोट करते रहना। सबसे पहले प्रावधान लिखा जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होती है, प्रक्रिया होती है, इसके बाद उसकी पदावधि होगी। राष्ट्रपति का क्या होता है जी, रीति होगी, पद पे बैठा दिया तो अब क्या होगा, उसकी पदावधि होगी। पदावधि का मतलब क्या होता है कि वो कितने दिन तक पद पर रहा, पद अवधि होगी कि वह कितने दिन तक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। अब राष्ट्रपति पद पे बना रहा तो अब क्या होगा, उसकी पात्रता होगी। क्या होगी जी, उसकी पात्रता होगी कि राष्ट्रपति की क्या पात्रता है, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या चाहिए, कितना पात्र होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है जी, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा जी राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हताएं होने का काम होता है। देखना यहीं पे लिख रहे हैं। इसके बाद क्या होगा जी, अर्हताएं। अर्हताएं को क्या कहते हैं, योग्यताएं। अर्हताएं को दूसरे शब्दों में योग्यताएं भी कहते हैं। अब योग्यता भी होगी आपके पास। अब क्या होगा, अब राष्ट्रपति की योग्यता के साथ साथ अगला पॉइंट क्या आता है कि उसकी कुछ शर्तें होंगी। क्या होंगी जी, शर्तें होंगी। राष्ट्रपति के बनने के लिए भी तो कुछ शर्तें चाहिए होती हैं, और इसके बाद क्या होगा, शर्तें भी होगी। अब अंतिम ही तो बचा आपका, क्या बचा, शपथ। क्या बचा जी, अब शर्तें भी होगी, आपने राष्ट्रपति बना के तैयार कर दिया, शपथ दिला दी। अब शपथ दिला दी तो वो दिक्कत करेगा। शपथ दिलाने के बाद क्या होगा, राष्ट्रपति दिक्कत भी तो कर सकता है, तो जब दिक्कत करेगा तो उस पर क्या लगाओगे आप, महाभियोग लिखाओगे। क्या लगाओगे, महाभियोग लगाओगे। इसके बाद आप क्या करोगे, महाभियोग लगाओगे। और जब आपने महाभियोग लगा दिया तो अब क्या होगा, राष्ट्रपति पद से हटा दिए तो अब क्या कंडीशन आएगी, आप दोबारा राष्ट्रपति चुनोगे। तो क्या होगा जी, पुनर्निर्वाचन होगा। क्या होगा, पुनर्निर्वाचन का काम करोगे आप लोग। अब ये सारा हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, ध्यान से समझते जाना। जो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है वो अनुच्छेद 52 में किया जाता है। किसमें जी, अनुच्छेद 52 में। जो संघ की कार्यपालिका होती है इसे देख लेना, संघ की कार्यपालिका होगी आपके अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक संघ की कार्यपालिका होती है। ठीक, अनुच्छेद और किसमें आती है, भाग 5 में। ये भी याद रखना, किसमें आती है जी, भाग 5 में। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका होती है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक लिखे जाते हैं, और भाग 5 में संविधान के भाग 5 में होता है। इसी में राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री सब लिखे जाते हैं। ठीक भाई, तो यदि हम प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 52 क्या कहता है आपसे कि राष्ट्रपति अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा जी, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का मात्र एक राष्ट्रपति होगा। सारे के सारे 2, 4, 10 राष्ट्रपति नहीं होते। भारत में सिर्फ और सिर्फ कितने राष्ट्रपति होंगे, एक राष्ट्रपति होगा। इसी के साथ हम बात करें निर्वाचन की, तो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 54 के अनुसार होता है। किसके अनुसार, आर्टिकल 54 के अनुसार। अब आर्टिकल 54 आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना। आर्टिकल 54 समझ लीजिए क्या है, निर्वाचन है जी राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन है तो किस किस प्रकार होगा, बहुत ध्यान से समझिए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के कौन कौन सदस्य इसमें वोट करते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तथा संसद के सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। अब ये समझना कि कौन कौन सदस्य इसमें वोट करेंगे, ध्यान से समझना। निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, समझना, के निर्वाचित सदस्य, इसके निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करते हैं। वोट का काम है, वोटिंग डली आपकी है ना। अब समझते रहना, अब क्या डली जी, वोटिंग कर रहे हो आप। तो एक तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। दूसरी बात कौन वोट करता है, दूसरी बात हो गया कि दिल्ली
और कौन सा जी, पुदुचेरी। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। निर्वाचित करते हैं, ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते। तो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य। अच्छा, विधानसभा क्यों लिखा है, विधान परिषद क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो विधानसभा होती है वो प्रत्येक राज्य के पास होती है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य के पास नहीं है। भारत में केवल 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। आप कमेंट करके बताना कि 6 के 6 राज्य कौन से हैं जिनमें विधान परिषद है भारत के। ठीक, मैं बता रहा हूं भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सब में विधानसभा है। तो विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो वोट करेंगे, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वो वोट करेंगे। आर्टिकल 54 के अनुसार इसका निर्वाचन होता है। इसी के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात, 50 + 50, 50 + 50, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 50 व्यक्ति तो इसमें अनुमोदक होते हैं। क्या होते हैं जी? अनुमोदक। और 50 व्यक्ति इसमें प्रस्तावक होते हैं। 50 व्यक्ति इसमें प्रस्तावक होते हैं। क्या मतलब है ये? अनुमोदक और प्रस्तावक का क्या मतलब है? 50 व्यक्ति प्रस्तावक का मतलब है प्रस्ताव को पेश करने वाले व्यक्ति। 50 व्यक्ति तो वे होने चाहिए जो राष्ट्रपति के नाम से सहमत हो, जो संसद पटल पर ले जाकर के उसका प्रस्ताव रखे। समझना, राष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव ले जाने के लिए संसद के कितने व्यक्ति अनिवार्य हैं? 50 व्यक्ति। 50 व्यक्ति तो संसद में प्रस्ताव ले जाएंगे। 50 व्यक्ति अनुमोदक होते हैं, अर्थात क्या? सिग्नेचर। 50 व्यक्ति के क्या होने चाहिए? उस पे हस्ताक्षर होने चाहिए। ये अलग अलग होंगे, ये 50 व्यक्ति अलग होते हैं, ये 50 व्यक्ति अलग होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हो गए? 100 व्यक्ति। ठीक, तो 50 व्यक्ति अनुमोदक होने चाहिए और 50 व्यक्ति क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए। अनुमोदक होता है सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति, प्रस्तावक होता है प्रस्ताव को पेश करने वाला व्यक्ति। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भारत में चुनाव लड़ सकता है, बस 35 साल उसकी उम्र हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल ना हो, वो सारी चीजें आपको पता है ना, योग्यताओं में। तो कोई भी व्यक्ति, आम आदमी भी भारत का नागरिक, जो आम आदमी होता है भारत में, वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। बस शर्त है उसे 15,000 रुपए सिक्योरिटी के जमा करने होते हैं। कितने रुपए? 15,000 रुपए, जो उसके जब्त कर लिए जाते हैं, बाद में वो संचित निधि में जोड़ दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है तो बात ही फिर तो खत्म हो जाती है, उसकी सैलरी बन जाती है। लेकिन यदि चुनाव हार जाता है तो ये 15,000 रुपए खत्म हो जाते हैं। और भारत का कोई भी व्यक्ति 35 साल उम्र पूरी कर चुका और भारत का नागरिक हो, वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और दूसरी बात, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कई बार लड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि यूएसए में तो सिर्फ और सिर्फ भारत राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार लड़ा जाता है। लेकिन आप भारत में बैठे हो तो भारत में तो आपको बहुत सकती है कि आप कितनी बार चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये याद रखना, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इस प्रकार इसका क्या लड़ा जाता है जी? निर्वाचन होता है। पूछ ले जाता है कि निम्न में से कौन वोट नहीं करता, तो वोटिंग में दे दिया जाता है मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते, एक बार फिर समझ लीजिए, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका भी कारण है, क्योंकि मनोनीत जो होते हैं, मनोनीत राष्ट्रपति तो करता है, अब राष्ट्रपति ने उसे मनोनीत किया और वो उसी पे वोट कर रहे हैं, तो मनोनीत तो बाद में होंगे, पहले राष्ट्रपति को तो बैठाओ लाके। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते, निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। लोकसभा राज्यसभा के सभी राज्यों की विधानसभाओं के, दिल्ली और पुदुचेरी, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट करते हैं। 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ये बात याद रखना। इसके बाद निर्वाचन हो गया, अब इसके बाद इसकी रीति क्या होती है ये समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके बाद रीति जो होगी, एकल संक्रमणी मत पद्धति की इसकी रीति होती है। कैसी रीति होती है जी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मत पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति। दोबारा सुनना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आप कह सकते हो सीधी सीधी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इनडायरेक्ट और अप्रत्यक्ष एक ही बात है। क्या मतलब होता है? आप डायरेक्ट वोट नहीं कर रहे, जिसे हम डायरेक्ट वोट करते हैं उसे क्या कहा जाता है कि इलेक्शन कैसा है? डायरेक्ट है। जैसे आप प्रिय प्रधानमंत्री या आपके जो स्थानीय नेता होते हैं, मुख्यमंत्री या विधायक या फिर सांसद, डायरेक्ट वोट करते हो। गांव का प्रधान हो, जैसे गांव का प्रधान नहीं होता तो आप उसे डायरेक्ट वोट करते हो। आंखों से दिखाई देता है आपको कि ये व्यक्ति प्रधान बनने वाला है, इस व्यक्ति को वोट करना चाहिए, तो वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यक्ष इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन आपको पता है, आपने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किया या आपके गांव में से किसी ने वोट किया? नहीं किया होगा। इसलिए नहीं किया। देखो, वोट करता है, मैंने अभी बताया कौन लोग वोट करेंगे। निर्वाचन में मैंने बताया कि कौन लोग इसमें वोट करेंगे और कौन नहीं करेगा, वो भी बताया। अब इसमें जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें आप डायरेक्ट वोट नहीं करते, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। आप जिसमें डायरेक्ट वोट करते हो, जो आपको दिखता है कि हम इसे वोट कर रहे हैं, आपका हक है उसे वोट करने का, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है, इसे समझना बड़े ध्यान से। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है? बहुत किताबों में आपको लिखा मिलेगा, बहुत जगह आपको इसके बड़े बड़े फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन आपको एक सीधी सच्ची बात समझ लीजिए बस। ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति और ये डी व्यक्ति है। ध्यान से समझना क्या होता है एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा। 2 मिनट में 2 सेकंड में समझाने का काम करूंगा, किसी भी किताब में मत्था मार लियो, समझ में नहीं आने का जल्दी से। एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है? अब ये 4 कैंडिडेट हैं, है ना? अब आप इसे समझना, ये 4 कैंडिडेट हैं। अब ये जो 4 कैंडिडेट हैं भाई, ए, ये बी है और ये सी है और ये क्या है जी? डी है ना? ये सी और ये डी, 4 कैंडिडेट हैं। और 4 कैंडिडेट इसमें कैसा होता है कि इसमें आपको चारों को वोट करनी होती है। जो सांसद होते हैं, जो विधानसभा, आपके लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली, पुदुचेरी, इन सबके जो सदस्य निर्वाचित होंगे वो इन चारों को वोट करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को वोट कर दिया। 4 हैं, 4 में से हमें बी का फेस अच्छा लग रहा है, बी बढ़िया व्यक्ति लग रहा तो हमने बी को जिता दिया या बी को वोट कर दिया। नहीं, ऐसा होता है कि सभी व्यक्तियों को वोट किया जाता है। अब मान लो ये जेड व्यक्ति है, इस जेड व्यक्ति ने जो वोट किया, सबसे पहले मान लो वोट ए को किया, सबसे पहले ए को किया, इसके बाद इसने अपना वोट अगले पे जाएगा, इसका वोट, इसने अगला वोट बी को किया, फिर इसने अगला वोट सी को किया और फिर इसने अगला वोट अपना डी को किया। इस प्रकार 4 वोट इसने अपने घेर दिए, चारों कैंडिडेट को घेर दिए, सभी कैंडिडेटों को देना होता है। अब इसके बाद ये जो जेड व्यक्ति का काम खत्म, इसने अपना वोट दे दिया। अब व्यक्ति आता है वाई। अब ये जो वाई व्यक्ति है ये क्या काम करेगा? अब इस वाई व्यक्ति को ए से है दिक्कत, तो वाई व्यक्ति ने किया सबसे पहले वोट, सबसे पहले नंबर पे बी को, फिर किया वोट इसने सी को और फिर किया इसने डी को और सबसे लास्ट में जो वोट किया इसने वो किया ए को वोट। समझना। इसके बाद एक्स व्यक्ति आता है, एक्स व्यक्ति आ गया जी। अब ये जो व्यक्ति है एक्स, अब ये एक्स भी इसी प्रकार वोट करेगा। अब एक्स को भी ए अच्छा नहीं लगा, ना सी अच्छा लगा, ना डी, बी बड़ा पसंद आया, तो एक्स व्यक्ति ने भी किसको वोट किया? पहला वोट किया बी व्यक्ति को। दूसरा वोट किया इसने, दूसरा इसे अच्छा लगा, ए है, चलो ए को कर दो। तीसरा वोट किया इसने किसे जी? सी व्यक्ति को, मान लो इसने तीसरा वोट कर दिया, ठीक, और चौथा वोट कर दिया इसने इस व्यक्ति को, ठीक। अब इनमें से जीता कौन सा? मतलब इसी प्रकार इन्हीं सारे व्यक्ति वोट करते हैं। हमारे हिसाब से ये 4 व्यक्ति 400 हो गए। अब इन्होंने किस प्रकार जीतने की संसा लगाई जाती है? अब ये जो 4 कैंडिडेट हैं, अब इनमें से 4 कैंडिडेट आपको चारों मुस्कुराते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन वास्तव में तो इनमें एक ही मुस्कुरा रहा है। अनुपातिक ये जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये क्या होता है? इसमें अब वो व्यक्ति जीतेगा जिसे सबसे पहले प्रथम वोट मिली हो। अब आप देख रहे होंगे सबसे पहले बी व्यक्ति को फर्स्ट नंबर की वोट मिली है, फर्स्ट नंबर की वोट बी व्यक्ति को 2 बार मिली, बाकी सबको सेकंड की मिली होगी, थर्ड की मिली होगी, फोर्थ की मिली होगी, लेकिन ये जो बी व्यक्ति है इसको सभी व्यक्ति ने पहली बार चुना,
प्रथम वोट इसके नाम की घेरी कि हम वोट बी को डाल ले, तो प्रथम वोट जिस पर सबसे ज्यादा आती है उसी श्रेणी को या उसी पद्धति को क्या कहा जाता है मेरे भाई? एकल संक्रमणी मत पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, समझ में लो बिल्कुल। एकल संक्रमणी मत पद्धति इसे ही कहते हैं कि जो लोग सबसे पहले जितनी भी वोट पहले नंबर की डलती है। अब वास्तव में समझ में आया क्या? ये व्यक्ति वास्तव में नहीं हंस रहे, ये व्यक्ति परेशान है, व्यक्ति बी जीत जाता है। तो इस प्रकार इनका रीति होती है। ये जो रीति है इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या होती है। तो रीति होती है जी, यही रीति होती है, बस ध्यान रखना इस चीज का। एकल संक्रमणी मत पद्धति इसकी रीति होती है। इसके बाद ये आपका रीति होगी, आपने राष्ट्रपति चुन करके बैठा दिया तो कुछ पद अवधि भी तो होगी। ऐसे थोड़ी कि राष्ट्रपति बैठाई दिया बस और जिंदगी भर तक राष्ट्रपति चल रहे हैं। एक राष्ट्रपति चुन लिया, जिंदगी भर तक वही राष्ट्रपति। इसके बाद आता है आपकी पद अवधि। तो पद अवधि के बारे में बात करें तो आपको पता होगा राष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होती है जी? राष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होती है? 5 साल तक। क्या होती है जी राष्ट्रपति की पद अवधि? 5 साल तक। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल तक बने रहते हैं। 54 अनुच्छेद 55 में है भाई रीति, अनुच्छेद 55 में रीति है। पद अवधि अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद भी साथ साथ करते जाओ, वैसे अनुच्छेद थ्योरी पे ज्यादा ध्यान रखना। अनुच्छेद आप भाग 3 तक है ना, भाग 3 तक तो ऐसे रट लो अनुच्छेद जैसे आपको मोबाइल नंबर याद हो जाते हैं, जैसे आपको इंटर हाई स्कूल का नंबर याद हो जाता है।